So, a very good evening to all again. I welcome you all back to my third session on sports training. और आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे बात करेंगे. हिंदी में हम इसे खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत कहते हैं. तो स्टीवन कोवी ने कहा था कि जीवन में तीन ऐसी चीज है जो स्थिर रहती है. चेंज, जो आपका परिवर्तन है. चॉइस, जो आपका पसंद है. और प्रिंसिपल्स, जो आपके सिद्धांत है. तो पिछले 3000 सालों से ट्रेनिंग चल रही है और तब से एथलीट्स और ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते आए हुए हैं. अभी ये प्रिंसिपल्स विकसित या इवॉल्व हुए हैं क्योंकि रिसर्च बढ़ने लगी है. ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हमारी थियरी और मेथोडोलॉजी का बेस बनाता है और फाउंडेशन बनाता है. ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव एथलीट का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है और इन ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का सही उपयोग होगा तो वो बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अच्छे ट्रेन्ड एथलीट्स बनाएगा. तो अब हम बात करते हैं पहले ट्रेनिंग प्रिंसिपल की, जो है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट या बहुपक्षीय विकास वर्सेस स्पेशलाइजेशन, जिसे हम विशेषज्ञता कहते हैं. तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का फाउंडेशन बनाता है या बेस बनाता है. इसे हम ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं. इस प्रकार की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है एथलीट डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में. तो इट इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस. कोचेस को ऐसा बहुत बार होता है कि वे स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे एथलीट को ले आए जब एथलीट मल्टीलैटरल स्टेज पे होता है और अच्छा प्रदर्शन करता है. पर एज अ कोच ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप वो प्रलोभन का विरोध करें या रेजिस्ट टू दैट टेम्पटेशन, क्योंकि जितना चौड़ा या जितना ब्रॉड आपका मल्टीलैटरल बेस होगा उतना अच्छा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एथलीट उसके बाद के स्टेजेस में करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बी टेम्प्टेड टू अर्ली स्पेशलाइजेशन. जितना स्ट्रॉन्ग आप ये फेज में एथलीट को बनाएंगे उतना अच्छा फिजिकल प्रिपरेशन और टेक्निकल मास्टरी वो एथलीट बाद के फेजेस में दिखाएगा. इस फेज में आप एथलीट के मोटर डेवलपमेंट पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, रोलिंग, क्रॉलिंग, एक्यूरेसी एक्सेट्रा. इसमें आप उनको ढेर सारी अलग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें और साथ ही में आप जिस स्पोर्ट में उनको आगे निकालना चाहते हो उस स्पोर्ट की बहुत ही बेसिक स्किल का इंट्रोडक्शन करें. इस फेज में अगर एथलीट अच्छा डेवलप करेगा तो वो एथलीट को ओवर यूज इंजरीज से वो एथलीट ओवर यूज इंजरीज से बचेगा और बर्नआउट से बचेगा, दैट इज स्टेलनेस. अगर एक ही एक वर्कआउट करता रहेगा तो वो बर्नआउट फेज में चला जाएगा और छोड़ देगा. और ऐसा नहीं है कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फेज में ही इसका डेवलपमेंट होगा. ये एथलीट के पूरे करियर में चलेगा, बस उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी जब वो आगे वाले स्टेजेस में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीलैटरल स्टेज में आप टोटल 5 सेशंस लेते हैं तो 4 सेशन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट के होंगे और 1 सेशन स्पेशलाइजेशन का. पर जब स्पेशलाइजेशन फेज आता है तब मल्टीलैटरल डेवलपमेंट के सेशंस कम हो जाएंगे और स्पेसिफिक ट्रेनिंग के ज्यादा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन फेज की, जिसको हम विशेषज्ञता भी कहते हैं. तो सबसे पहली चीज है कि ये आधारित है आपके मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फेज पे, और आपने जितना अच्छा ये बेस बनाया होगा उतना अच्छा एथलीट स्पेशलाइजेशन फेज में परफॉर्म करेगा.
हम इसे अपने घर के साथ जोड़ सकते हैं कि अगर आपने ग्राउंड फ्लोर बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाया है, तभी आपका फर्स्ट फ्लोर अच्छा बन पाएगा और बच पाएगा कि कोई भी अगर बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उससे तभी बच पाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पहले बहुत स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन पे जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप सिर्फ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पे आधारित नहीं रह सकते, आपको स्पेशलाइज करना ज़रूरी है। तो अगर आप स्विम कर रहे हैं या जिम्नेशियम में जाते हैं या ग्राउंड पे ट्रेनिंग करते हैं मल्टीलैटरल फेज में, पर आपको ज़रूरी वो चीज़ है कि आपको स्पेशलाइज करवाना पड़ेगा उन एथलीट्स को कभी ना कभी। हमने बताया कि जल्दी स्पेशलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर आपका बेस स्ट्रांग नहीं बनता, पर ऐसे कई स्पोर्ट्स हैं जिनमें अर्ली स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और ऐसी स्पोर्ट्स में आपको एथलीट को बहुत जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी होगी और मल्टीलैटरल स्टेज में जल्दी लाना पड़ेगा ताकि वो बेस स्ट्रांग हो सके। स्पोर्ट्स जैसे जिम्नास्टिक्स है, फिगर स्केटिंग है, डाइविंग है, इन सब स्पोर्ट्स में अर्ली स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और इस फेज में आप जो ट्रेनिंग देंगे वो स्पेसिफिक होनी चाहिए आपके मेटाबॉलिक डिमांड से, जैसे आप कौन सी एनर्जी सिस्टम यूज़ करने वाले हैं उससे, आपकी मूवमेंट पैटर्न से, या आपकी स्पोर्ट में कौन सी मूवमेंट पैटर्न्स है, क्या वो स्ट्रेट रनिंग है, क्या वो बहुत सारे डायरेक्शन वाली रनिंग है, क्या वो फास्ट रनिंग है, क्या कुछ भी है। तो वो सारी चीज़ आपको देखनी है, मूवमेंट पैटर्न्स देखनी है, और साथ ही में फोर्स जनरेशन पैटर्न भी देखना है। तो फोर्स जनरेशन पैटर्न क्या है कि आप कितना कम फोर्स ग्राउंड पे कितना कम समय ग्राउंड पे बिता के ज़्यादा फोर्स लाते हो। जैसे स्प्रिंटिंग में वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम टाइम ग्राउंड पे बिताएं और मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करें। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेंगे स्पेशलाइजेशन फेज में, वो सारी आपकी टैक्टिकल स्किल्स, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, एथलीट की फिजियोलॉजी और टेक्निकल स्किल्स उस हिसाब से बढ़ाएगा। तो अगर आप स्पीड ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एथलीट की जो फिजियोलॉजी है वो स्पीड ट्रेनिंग से जल्दी अडेप्ट होगी। तो ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन से स्पोर्ट में उसको आगे बढ़ाना है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कैसे वे में होनी चाहिए। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट और अर्ली स्पेशलाइजेशन के बीच। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट जो है वो स्लोअर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देता है, मतलब धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। पर जो अर्ली स्पेशलाइजेशन करते हैं उनमें बहुत जल्दी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिखता है। जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस 18 साल या उससे ज़्यादा की एज पे दिखेगा, जब एथलीट उनकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी पे पहुंच जाएगा। पर अर्ली स्पेशलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि 15-16 साल की एज पे ही वो एथलीट स्पेशलाइज कर लेगा क्योंकि उसका क्विक अडेप्टेशन हो रहा है। कंसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस इन कंपटीशन। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट में क्या होता है, एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है और धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस बढ़ता भी है कंपटीशन में। पर अर्ली स्पेशलाइजेशन में वो बहुत इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि उसका ग्रोथ फेज चल रहा होता है उस टाइम पे, और वो चीज़ बहुत हैम्पर करती है अपने परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट, लॉन्गर एथलेटिक करियर रहता है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट में, पर अर्ली स्पेशलाइजेशन में हाई इंसिडेंस ऑफ बर्नआउट देखा है और बच्चे 18 साल की उम्र तक में ही स्पोर्ट्स छोड़ के चले जाते हैं, और fewer injuries as a result of more progressive loading patterns and overall physiological development.
मतलब बहुत कम इंजरीज देखी है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट में, क्योंकि वो बहुत प्रोग्रेसिव लोडिंग पैटर्न यूज करते हैं हम, और अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी डेवलपमेंट हम चलते हैं। पर अर्ली स्पेशलाइजेशन में इंजरी रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि हम फोर्स करते हैं एथलीट को उस ट्रेनिंग से अडेप्ट करने के लिए और उसके फिजियोलॉजी को अडेप्ट करवाने के लिए। तो ये पार्ट अर्ली स्पेशलाइजेशन शुड बी अवॉइडेड फॉर मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। तो अब हम बात करते हैं कि आपके डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से आप कौन से फेज की ट्रेनिंग करवाएंगे। तो अगर चाइल्डहुड है तो चाइल्डहुड में आप मल्टीलैटरल डेवलपमेंट करवाएं, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग करवाएं, रनिंग करवाएं, जंपिंग करवाएं, रोलिंग करवाएं, बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस आप ला सकते हैं। फिर जब जूनियर एथलीट्स होते हैं, जब उन्होंने 3-4 साल ये चीज़ में बिता दिया मल्टीलैटरल डेवलपमेंट में, तब आपके एथलीट जूनियर एथलीट्स कहला सकते हैं और उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए कि आपके जो स्पेसिफिक स्पोर्ट में जिसमें आप बढ़ाना चाहते हैं, उस स्पोर्ट की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उसको स्टार्ट करवाएं। और आखिर में आता है मैच्योरेशन फेज, जिसमें आप हाई परफॉर्मेंस डेवलप करवाते हैं। तो ये स्टेज तब आता है जब आपकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों मैच्योरिटी आ चुकी है बॉडी में, और तब आप उनका हाई परफॉर्मेंस फेज स्टार्ट करवा सकते हैं। तब मुझे एक बहुत ही अच्छा टेबल मिला है, ये कंडीशनिंग यंग एथलीट्स बुक से मैंने लिया है, जो ट्यूडर बॉम्पा ने लिखी है। और इसमें से मैंने एथलेटिक्स की इवेंट्स ली है। स्प्रिंटिंग, आप कौन सी एज पे उनको स्टार्ट करवा सकते हैं, आप कौन सी एज पे उनको स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, और उनका हाईएस्ट परफॉर्मेंस कौन सी एज पे अचीव होगा। तो ये आप देख सकते हैं टेबल। स्प्रिंटिंग में जैसे 10 to 12 ईयर्स पे आप स्टार्ट करवाइए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट, फिर 14 से 16 साल में आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दीजिए, और 22 से 26 साल की एज पे आते आते वो लोग ऑलमोस्ट हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल अचीव कर लेंगे। तो वैसे ही अगर आप थ्रोज में देखेंगे तो वो थोड़ा लेट है, क्योंकि थ्रोज में हमें हमारी बॉडी का डायमेंशंस बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप कंप्लीटली फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं। तो अब हम समराइज कर देते हैं ये चीज़ को। तो पहला है कि एथलीट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा संतुलन बनाना पड़ेगा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बीच। दूसरा, अर्ली डेवलपमेंट या प्रारंभिक विकास स्टेज में हमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। तीसरा, जैसे जैसे एथलीट डेवलप करता जाता है, हमें धीरे धीरे और नियमित रूप से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शुरू करवानी है। तो ये है हमारा पहला ट्रेनिंग प्रिंसिपल, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट वर्सेस स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट हम दूसरे प्रिंसिपल की बात करेंगे, और वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन या व्यक्तिकरण सिद्धांत। इंडिविजुअलाइजेशन आधुनिक ट्रेनिंग की मुख्य आवश्यकता में से एक है। So it is one of the main requirements of modern training. कोच को एथलीट की क्षमता, उनकी सिखाने की विशेषता, स्पोर्ट की डिमांड एटसेट्रा पे ध्यान दे रखकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो कोच शुड कंसिडर athlete's ability, potential, learning characteristics and the demands of the athlete's sport. हर एथलीट की अलग अलग फिजियोलॉजी होती है, और हर एक एथलीट की मानसिक गुण भी अलग होते हैं। तो ये विचार करके कोच को प्लान बनाना चाहिए। काफी बार कोचेस अनसाइंटिफिक अप्रोच लेते हैं
प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे एलीट एथलीट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं, बिना जाने कि ये बच्चों ने अपनी अब तक फिजिकल लिटरेसी या फिजियोलॉजिकल बेस या साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप नहीं की है, तो वो प्रोग्राम उनके लिए अच्छे नहीं होंगे. So do not use elite athletes training program for your young athletes. It's a big no. तो सभी कोचेस को ये रिक्वेस्ट है कि वो आगे की गाइडलाइंस मैं जो दूंगा उसे फॉलो करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं. सो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे अच्छे बना सकते हैं उसकी थोड़ी गाइडलाइंस अब मैं देता हूँ. सबसे पहला, प्लान अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस लेवल ऑफ एथलीट. मतलब एथलीट की जो सहनशीलता का जो लेवल है उसके अनुसार प्लानिंग करें. Plan must be based on detailed study of athletes physiological and psychological parameters. अगर आप ये चीज करते हैं, एथलीट की अच्छी फिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी कैसी है वो स्टडी अच्छे से करते हैं, तो आप जान पाएंगे कि एथलीट की वर्क कैपेसिटी कितनी है. तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स जानने के लिए आप पहले तो उनकी बायोलॉजिकल एज जान सकते हैं. अब बायोलॉजिकल एज क्या है कि उनकी सेक्सुअल मैच्योरेशन एज है, वो क्रोनोलॉजिकल एज या कैलेंडर एज से अलग है. दूसरा है ट्रेनिंग एज, कि आपके एथलीट ने कितने साल से वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी की है या कितने साल से वो प्रिपेयर कर रहा है वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए, तो वो भी आप देखें. तीसरा है ट्रेनिंग हिस्ट्री, कि आपके एथलीट ने कैसी कैसी ट्रेनिंग ली हुई है. अगर आप ये सब जानते हैं तो आप उनकी वर्क कैपेसिटी जान सकेंगे. नेक्स्ट है हेल्थ स्टेटस, कि एथलीट अगर इंजर्ड है या वो अगर बीमार है तो फिर डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होगा, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देना चाहिए. और स्ट्रेस और रिकवरी रेट, कि वो एथलीट के ऊपर कितने सारे स्ट्रेसेस हैं. लाइफ स्ट्रेसेस भी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो एक बच्चा स्कूल में भी जाता है, उधर भी बहुत हैवी वर्क करता है, घर आके उसका होमवर्क करता है तभी भी हैवी वर्क करता है. अब जब ट्रेनिंग में आता है तभी भी वो हैवी वर्क करता है, और घर पे उसको फैमिली को भी अगर संभालना है तो वो भी उनके लिए एक स्ट्रेस बनता है. तो अगर आप इतने सारे स्ट्रेस के साथ ट्रेनिंग करवाएंगे एथलीट को, तो वो डेफिनेटली हार्म पहुंचाएगा एथलीट को और वो रिकवर नहीं कर पाएगा. तो उनके लाइफ के भी स्ट्रेसेस जानना बहुत ज़रूरी है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे करने के लिए. नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज द ट्रेनिंग लोड. अब आपने एथलीट की वर्क कैपेसिटी जान ली, अब उसके अनुसार एक एथलीट का अलग प्लान बनना चाहिए. Ability to adapt to a load depends on individual's capacity. अब हर एक एथलीट की अलग अलग कैपेसिटी है वो लोड के साथ अडेप्ट करने की, तो हमें वो चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए. डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ एथलीट्स टेक्निकल एंड टैक्टिकल एबिलिटीज. मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप एक अपने एक्टिविटी के हिसाब से, अपने स्पोर्ट के हिसाब से एक टेबल बना दें जिसमें कौन कौन सी स्किल्स यूज होती है. सपोज अगर मैं स्प्रिंटिंग की बात करूं तो स्प्रिंटिंग में मुझे क्या क्या चीज़ देखनी है. उनका टो डॉर्सिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं वो देखना है, उनका हाई नी लिफ्ट ठीक से हो रहा है कि नहीं वो देखना है, उनका आर्म मूवमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं वो देखना है. तो मैं ऐसी एक लिस्ट बना दूंगा और उनका एक ऑब्जर्वेशन करूंगा कि वो कितना टेक्निकली साउंड है. और अगर कोई स्पोर्ट में टैक्टिक्स यूज होती है, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, ये सब गेम्स में टैक्टिक्स बहुत यूज होती है, तो आप टैक्टिक्स की भी एक चार्ट बनाइए और असेस करें आपके एथलीट को, ऑब्जर्व करें उन चीज़ों पे कि क्या वो कितने लेवल पे है वो एथलीट, ताकि आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकें. नेक्स्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलीट. आप वो भी देखें कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है,
क्या वो अपनी इवेंट के साथ सूट करेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं। तीसरा, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूँगा स्वॉट एनालिसिस, जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ मेरे एथलीट्स के साथ। तो स्वॉट एनालिसिस क्या है? उनकी स्ट्रेंथ्स, एस फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो इसमें क्या होता है कि आप एथलीट्स की स्ट्रेंथ लिखें कि उनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उनकी वीकनेसेस लिखें वो कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, या उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत उनको प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। फिर अपॉर्चुनिटीज, उन क्या उनकी एज अच्छी है, वो अपॉर्चुनिटी के ओर से हम यूज़ कर सकते हैं। और एक है थ्रेट्स, कि उनको कोई इंजरी का थ्रेट हो सकता है आगे जाके कि नहीं, उनमें कोई मस्कुलर इम्बैलेंस है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप असेस करेंगे तो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत हद तक अच्छा बन सकता है। और if your athletes are roughly at the same level of development and stage of training, less individualization of training plan may be needed. इसका मतलब ये है कि काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे पास 20-30 एथलीट्स हो जाते हैं, तो हर एक का इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना सकते हैं जो एथलीट्स एक सेम लेवल पे है और एक सेम डेवलपमेंटल लेवल पे है। तो आप उनका एक सेम प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं और उनको वही प्रोग्राम पे वर्क करवा सकते हैं एक ग्रुप में। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर जेंडर डिफरेंस। मतलब आपको जेंडर डिफरेंस भी देखना है, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है। मेल के कुछ अलग से एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, फीमेल्स के कोई अलग से एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है while making training plans. So gender difference plays an important role in individualized training. बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले बॉयज और गर्ल्स ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है दूसरे में कम होती है, ऑलमोस्ट वो लोग सेम लेवल्स पे रहते हैं। पर आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी दोनों ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लगता है, बहुत सारा डिफरेंसेस होने लगता है। तो गर्ल्स टेंड टू हैव हायर बॉडी फैट। गर्ल्स में क्या होता है, बॉडी फैट बढ़ने लगता है, लीन मास कम होने लगता है, और ओवरऑल बॉडी वेट जो होता है उनका वो भी थोड़ा लाइट रहता है। whereas बॉयज आर दी ऑपोजिट, बॉयज में उनका ऑपोजिट होता है, वो लोग का लीन मसल मास बढ़ता है, फैट कम हो जाता है और ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो कहीं कोई कोई स्पोर्ट में ये चीज़ एडवांटेज भी मिल सकती है और कोई कोई स्पोर्ट में ये चीज़ डिसएडवांटेज भी दे सकती है। तो हमें ये सारी चीज़ भी ध्यान रखनी है while making training plans. Men and women differ in muscle mass, strength, anaerobic power and capacity, maximal aerobic capacity and performance. तो आप एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो सेम एज के ही क्यों ना हो एथलीट्स, आप सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गर्ल्स और बॉयज को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो मसल मास, स्ट्रेंथ, एनारोबिक पावर कैपेसिटी, मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, हर एक चीज़ में डिफर कर रहे हैं। और ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेंगे और इसी को हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। Women are capable of handling higher volume of resistance training than males. पर कोचेस को ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि वुमेन की अपर बॉडी थोड़ी वीक रहती है और ट्रंक मसल्स भी थोड़े वीक होते हैं। तो आप उन जगहों पे हायर वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना दें। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट ट्रेनिंग वेरिएशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वैरायटी नहीं देते तो फिर एथलीट बहुत कंटाल जाता है और वो ट्रेनिंग से उसको कोई एडवांटेज भी नहीं मिलता है। तो प्लीज इनकॉर्पोरेट वैरायटी इन योर ट्रेनिंग। तो वेरिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स टू इंड्यूस अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग। तो हमने ये चीज़ पहले लेक्चर में भी देखी थी कि अगर आप वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका लोड थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तभी वो परफॉर्मेंस उनका बढ़ रहा था। अगर सेम लोड रख रहे थे तो वो परफॉर्मेंस कहीं पे भी बढ़ नहीं रहा था। तो वैरायटी आपको देनी चाहिए।
Skill acquisition and performance increase rapidly when novel tasks are first undertaken. इसका मतलब ये है कि आप कोई भी नई स्किल जब सीखते हैं या परफॉर्मेंस आपका तब इम्प्रूव होता है जब कोई भी नया टास्क आप हाथ में लेते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एथलीट जैसे ही अडेप्ट करना शुरू हो जाता है, यू हैव टू गिव अ न्यू ट्रेनिंग स्टिम्युलस। आप एक नया स्टिम्युलस दे, एक नई स्किल दे, ताकि वो उनके लिए कुछ नया हो और वो चीज़ अडेप्ट होने लगे। और धीरे धीरे ये रेट स्लो डाउन होती है जब रेपिटेशन ऑफ द सेम ट्रेनिंग प्लान चलता है। जब आप सेम ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते हैं तब वो चीज़ स्लो डाउन हो जाती है और प्लेटो आ जाता है। तो इसलिए नया वेरिएशन देना ज़रूरी है। लैक ऑफ ट्रेनिंग वेरिएशन लीड्स टू मोनोटोनस प्रोग्राम ओवर ट्रेनिंग। तो ये एक कंडीशन है, मोनोटोनस प्रोग्राम ओवर ट्रेनिंग। ये क्या बोलता है कि मोनोटोनी मतलब कि सेम चीज़ करते रहना, और ओवर ट्रेनिंग का मतलब कि वो चीज़ से कंटाल जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर आप ट्रेनिंग वेरिएशन कम देते हैं तो ये कंडीशन एथलीट की आ सकती है। पीरियोडाइजेशन जो है वो बैलेंसिंग एक्ट है आपका ट्रेनिंग वेरिएशन और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग के बीच में। तो आप कितना वैरायटी दे रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं वो वैरायटी को स्टेबल होने के लिए। तो ये चीज़ अल्टरेशन, ये अल्टरेशंस को हम पीरियोडाइजेशन कहते हैं। तो आपको अच्छा पीरियोडाइजेशन अगर बनाना है तो आपको टाइम देना होगा एथलीट्स को स्टेबल होने के लिए, और जैसे ही वो एथलीट स्टेबल होता है आपको वैरायटी देनी होगी उनको अनस्टेबल करने के लिए। तो इसी को आप पीरियोडाइजेशन कहते हैं। तो सॉरी अल्टरनेट फॉर इंटरप्ट सर, या लास्ट वन में सर, तो आप एक बार रिमाइंड करवा दिए सभी को कि यस, प्लीज ज्वाइन द मीटिंग सून। जैसे ही ये खत्म होती है आप वापस ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, थैंक्स। तो अल्टरनेट वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सरसाइज सिलेक्शन। तो आप वैरायटी कैसे दे सकते हैं? आप वॉल्यूम को चेंज करके, इंटेंसिटी को चेंज करके, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और एक्सरसाइज की जो टाइप है उसको चेंज करके वेरिएशंस ट्रेनिंग में दे सकते हैं। आप ट्रेनिंग वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एक्सरसाइज सिलेक्शन चेंज करेंगे तो उससे आपका ट्रेनिंग में वेरिएशन आता रहेगा। तो आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। दिन में 1 सेशन दो, 2 सेशन दो, 3 सेशन दो, वो सब आपका वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग में चेंज लाएगा। और आप एक्सरसाइज सिलेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, कभी कभी हाफ स्क्वाट कराइए, कभी कभी फुल स्क्वाट कराइए, तो इससे भी वेरिएशन ला सकते हैं। अब नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉडल। तो आप एक अच्छा ट्रेनिंग मॉडल कैसे डेवलप करेंगे? तो सबसे पहली चीज है ऑब्जर्व एंड एनालाइज साइंटिफिक लिटरेचर। मतलब आपके जो भी स्पोर्ट में आप हो उस स्पोर्ट के रिलेटेड आप फुल स्टडी करें, साइंटिफिक लिटरेचर की स्टडी करें। अब वो करने से आपको क्या होगा, एक आपका अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा, और फाउंडेशन अच्छा बन जाएगा तब आप अच्छा टेस्ट फॉर्मुलेट कर पाएंगे कि मेरे स्पोर्ट में एक्सप्लोसिवनेस की बहुत ज़रूरत है, और एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाने के लिए मैंने देखा है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। तो मैं उसे टेस्टिंग बैटरी में यूज़ कर सकता हूँ। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं साइंटिफिक लिटरेचर की स्टडी के साथ। नेक्स्ट, आप एथलीट को इवेल्युएट करें। अब आपने आपके इवेंट रिलेटेड स्टडी कर ली, अब आपको एथलीट को स्टडी करना है कि एथलीट कहाँ पे है। तो आपने एक टेस्टिंग बैटरी बनाई, वो टेस्टिंग बैटरी एथलीट को करवाई, तो एथलीट का आपका पता चलेगा कि वो कौन से लेवल पे अभी स्टे कर रहा है। उसके बाद वो जो भी रिजल्ट्स आए आपके पास उसको आप एनालाइज करें, इंटरप्रेट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। फिर आप एक ट्रेनिंग मॉडल डेवलप करें। अब आपको पता चल गया कि एथलीट का एक यहाँ पे ये लेवल पे है। अब आप क्या करेंगे कि वो एथलीट का ट्रेनिंग मॉडल डेवलप करेंगे उसके लेवल के अकॉर्डिंग।
फिर आप एक ट्रेनिंग मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे, आपने प्रोग्राम बना दिया, अब वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाया। फिर आपने मॉनिटर किया, आपने पीरियोडिक टेस्ट ली कि 1 महीने बाद वापस आपने टेस्ट ली वही टेस्टिंग बैटरी पे, और आपने देखा कि उसका कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपने वो सारा चीज़ देखा। अगर वो अडेप्ट नहीं हुआ है वो ट्रेनिंग मॉडल से, तो वो क्या होता है, माल अडेप्टेशन हम बोलते हैं। तब आप क्या करोगे, आप वापस वो ट्रेनिंग मॉडल को इवेल्युएट करोगे, मतलब री इवेल्युएट द ट्रेनिंग मॉडल। फिर आप मॉडिफिकेशंस करोगे, उसमें कुछ चेंजेस करोगे कि यहाँ पे ये ठीक नहीं था, तो मैं इस चीज़ को चेंज करके थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, तो उसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग मॉडल बोलते हैं। और उसके बाद वापस आप इम्प्लीमेंट करो, वही मॉडल को वापस इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर वापस वही चीज़ चलेगा कि आपने मॉनिटर किया, अब मॉनिटर करने पे आपको पता चला कि उसका अडेप्टेशन हो चुका है, वो ठीक ठाक चल रहा है प्लान। फिर आप वो प्लान को कंपटीशन में टेस्ट करो। कंपटीशन में भी अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो फिर वो मॉडल वापस आप यूज कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं कि ये मॉडल जो मैंने बनाया था वो काफ़ी अच्छा था इस एथलीट के लिए। और अगर वो कंपटीशन में रिजल्ट ठीक से नहीं देता है, तो आप वापस री इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यूज एथलीट्स रिजल्ट टू वैलिडेट द मॉडल और वापस इवेल्युएट द एथलीट। तो ये एक आपका ट्रेनिंग मॉडल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप इवेंट के रिलेटेड स्टडी करें, उसके बाद एक टेस्टिंग बैटरी बनाएं, उसके बाद एथलीट को इवेल्युएट करें, उसके बाद उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें, उसके बाद एक ट्रेनिंग मॉडल बनाएं जो इस रिजल्ट के आधारित पे हो, उसके बाद वो ट्रेनिंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करें, फिर आप मॉनिटर करें। मॉनिटर करने पे अगर पता चला माल अडेप्टेशन हुआ है तो रीवैल्यूएट, मॉडिफाई, इम्प्लीमेंट, और अगर अडेप्ट हो चुका है तो मॉडल टेस्ट करें, और उसके रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि वो मॉडल सही था या नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट हम आते हैं लोड प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पीरियडाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ट्रेनिंग लोड is a combination of intensity, volume, exercise type and frequency of training। मतलब ट्रेनिंग लोड क्या है, ये सभी का एक कॉम्बिनेशन है। आप कितनी इंटेंसिटी पे वर्क कर रहे हैं, आपने कितना वॉल्यूम दिया है, आपकी एक्सरसाइज कितनी टफ है, और आप कितने सेशंस ले रहे हैं ट्रेनिंग में, तो ये सभी को अगर आप मिला देंगे तब जाके वो ट्रेनिंग लोड बनता है। तो अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इंटेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, एक्सरसाइज टाइप क्या है, तो बेफिक्र रहे, नेक्स्ट सेशन हमारा इसी पे चलेगा। Application of training load results in physiological responses of the athlete which allow him to adapt to the training stimulus। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी ट्रेनिंग लोड अप्लाई करते हैं एथलीट पे, तो उस एथलीट में कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस के साथ अगर वो अडेप्ट कर लेता है तो वो उसका होम्योस्टेसिस लाइन ऊपर लेके आएगा और वो लोड के साथ अडेप्ट हो जाएगा। As the athlete adapts to the training load, the load must increase for continued physiological adaptations to occur। अब जैसे हमने बात की कि अगर वो लोड के साथ अडेप्ट हो जाता है और अगर आप नया लोड नहीं प्रेजेंट करते उन एथलीट्स को, तब परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकेगा। और इसी वजह से हमें अगर कंटिन्यूड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन चाहिए, अगर हमें नया नया उनका परफॉर्मेंस लेवल चाहिए, तो आपको नया लोड उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग लोड्स कैन बी क्लासिफाइड। अब हम ट्रेनिंग लोड्स को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। मतलब वो फिजियोलॉजिकली कैसे अडेप्ट होते हैं, उस वे में हम देख के ट्रेनिंग लोड को बांटते हैं। तो सबसे पहला है स्टिम्युलेटिंग लोड। तो स्टिम्युलेटिंग लोड क्या होता है, जो अपने नॉर्मल ट्रेनिंग लोड होते हैं उससे थोड़ा
ज़्यादा होता है, तो हायर देन एथलीट्स टिपिकल ट्रेनिंग लोड। नेक्स्ट है रिटेनिंग लोड, तो वो है कि वापस वही टिपिकल वर्कआउट वाला लोड, तो उसे हम रिटेनिंग लोड बोलते हैं। और आखिर में है डी ट्रेनिंग लोड, जो है लोअर, सॉरी यहाँ पे लोअर आना चाहिए, लोअर देन एथलीट्स टिपिकल वर्कलोड। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये होम्योस्टेसिस लाइन है एथलीट की, और ये 3 मैंने लोड आपको दिखाए। तो ये डी ट्रेनिंग लोड है जो उसकी नॉर्मल होम्योस्टेसिस लाइन से कम दिया है। ये रीट्रेनिंग लोड है जो उसकी नॉर्मल वर्कलोड है उसी के कैपेबिलिटी पे दिया है। और ये है स्टिम्युलेटिंग लोड जो उससे हायर दिया है। अब अगर मुझे ये होम्योस्टेसिस लाइन को इम्प्रूव करवाना है तो मैं क्या करूंगा, नया होम्योस्टेसिस लाइन देना होगा, तो उसका लोडिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। जैसे डी ट्रेनिंग लोड जो था वो पहले वाला रिटेनिंग लोड है, और वो अभी उसका डी ट्रेनिंग लोड बन गया। जो स्टिम्युलेटिंग लोड पहले था वो उसका रिटेनिंग लोड बन गया, और हमने और एक नया लोड प्रेजेंट किया जो उसको स्टिम्युलेट किया, तो इसको स्टिम्युलेटिंग लोड 2 नाम दे दिया। तो ऐसे वे में अगर हम स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे तो एथलीट का होम्योस्टेसिस जो यहाँ पे था वो शायद कभी ना कभी यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे हम उनका लोडिंग पैटर्न बढ़ा सकते हैं। ये 3 टाइप के लोड्स है, स्टिम्युलेटिंग, रिटेनिंग और रीट्रेनिंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग पैटर्न्स। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कौन सा लोडिंग पैटर्न यूज करते हैं। तो मैंने अलग अलग लोडिंग पैटर्न्स दिए आपको। एक स्टैंडर्ड लोडिंग है, एक लीनियर लोडिंग है, एक स्टेप लोडिंग है और एक फ्लैट लोडिंग है। तो ये 4 टाइप के लोडिंग आज हम देखेंगे कि लीनियर लोडिंग क्या है। प्लीज डोंट स्क्रिबल द स्क्रीन। ये स्टैंडर्ड लोडिंग, लीनियर लोडिंग, स्टेप लोडिंग और फ्लैट लोडिंग की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लोडिंग पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि आप सिमिलर ट्रेनिंग लोड्स देते हैं। सिमिलर ट्रेनिंग लोड्स आर गिवन एंड फ्रीक्वेंसीज थ्रू आउट द प्रिपरेटरी पीरियड। मतलब प्रिपरेटरी पीरियड में आप उनको सिमिलर लोड्स देंगे, एक जैसी ट्रेनिंग देंगे और फ्रीक्वेंसी भी सेम रखेंगे कि एक सेशन अगर मैं मंडे दे रहा हूँ तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सभी दिन एक सेशन दूंगा। तो ऐसे लोडिंग पैटर्न को आप स्टैंडर्ड लोडिंग पैटर्न बोल सकते हैं। When this is used regularly in preparatory phase, ये अगर आप रेगुलरली आप यूज करते हैं प्रिपरेटरी फेज में तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सिर्फ अर्ली पार्ट में आपको दिखेगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव होता दिखेगा, बाद में नहीं दिखेगा। ये भी हमने शायद बात की थी फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम अडेप्टेशन की बात कर रहे थे। As the athlete shifts to the competition period, the training stimulus remains very similar, just the reduction in training load takes place. अब स्टैंडर्ड लोडिंग में क्या होता है कि आप एथलीट का जो स्टिम्युलस है, ट्रेनिंग स्टिम्युलस है, वो सेम रखते हैं। मतलब अगर मैं 200 के रेपिटेशन उसको ट्यूसडे को देता हूँ तो मैंने वही चीज रखी है कंपटीशन फेज में भी, पर क्या किया, सिर्फ उसका लोड कम कर दिया। अगर मैं प्रिपरेटरी फेज में उनको 10 रेपिटेशंस देता था तो कंपटीशन फेज में मैंने सिर्फ 5 कर दिया। तो यही सिर्फ मैंने चेंज किया स्टैंडर्ड लोडिंग पैटर्न में। If standard loading is implemented in this fashion, performance plateaus during competition phase. तो आपको ये चीज तो अभी तक पता चल गया होगा कि अगर सेम लोड रखते हैं तो क्या होता है, एक परफॉर्मेंस प्लेटो आ जाता है। और ये चीज स्टैंडर्ड लोडिंग में आपको दिखेगी क्योंकि वैरायटी ऑफ लोड नहीं था। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपकी होम्योस्टेसिस लाइन है, ये प्रिपरेटरी फेज है और ये कंपटीशन फेज है। तो आपने लोड दिया, अडेप्ट होने का टाइम दिया, वापस सेम लोड दिया, तो इनिशियली क्या हुआ, थोड़ा परफॉर्मेंस का ग्रोथ हुआ। फिर वापस अडेप्ट होने का टाइम दिया, वापस लोड दिया, तो इधर भी थोड़ा स्लाइट इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो प्रिपरेटरी पीरियड तक, इन द सेंटर ऑफ प्रिपरेटरी पीरियड तक आपको दिखा कि वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिखा। उसके बाद वो सेम परफॉर्मेंस लेवल
कंपटीशन फेज तक रहा, क्योंकि आपने कोई चेंज किया नहीं, ट्रेनिंग वेराइटी दी नहीं। तो इस टाइप की लोडिंग को हम स्टैंडर्ड लोडिंग पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट, लीनियर लोडिंग पैटर्न। अब लीनियर लोडिंग में क्या होता है कि परफॉर्मेंस will increase only if the athlete trains at her maximal capacity against workloads. अब इसमें ये माना जाता है कि अगर एथलीट मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क करता है एवरी टाइम, तभी वो प्रोग्रेस कर पाएगा अच्छे लेवल पे। तो इस लोडिंग पैटर्न में एवरी टाइम, एवरी सेशन में हाई या मैक्सिमल लोड दिया जाता है, that are gradually increased and are progressively higher than those normally encountered. और वो धीरे धीरे हाई करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरा एथलीट अभी सिर्फ 100 मीटर का रेपिटेशन लगा पाता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में सीधा 5 या 6 लगाने दूंगा। उसको प्रोग्रेसिवली मैं डेवलप करूंगा, मतलब धीरे धीरे मैं इंक्रीज करूंगा। दिस मेथड ऑफ लोडिंग may only be useful during a short period of time. ये लोडिंग आप यूज कर सकते हैं पर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये, क्योंकि बिगनर्स को जब भी आपको कोई नया आपके पास आता है तब उनको स्टिमुलेट होना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, कि उनको चैलेंजिंग टास्क मिलते हैं तभी वो मज़ा आता है उनको। तो आप उनके लिए लीनियर लोडिंग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे तब एथलीट का ओवर ट्रेनिंग सिम्टम्स आपको दिखेगा और वो एथलीट शायद ओवर यूज इंजरीज या इंजरीज से पास हो सकता है। तो आप बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये फेज रख सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने y एक्सिस पे लोड इंक्रीमेंट दिखाया है और x एक्सिस पे ट्रेनिंग डेज दिखाया। तो पहले मैंने थोड़े दिन में लोड इतना रखा, फिर मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, फिर वापस बढ़ा दिया, फिर वापस बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मेरा लोड भी बढ़ता गया। तो अगर आप ऐसे ही वे में कंटिन्यू रखेंगे तो शायद ओवर ट्रेनिंग दिख सकती है एथलीट की, और एथलीट वापस जो उसका लेवल था उससे भी कम परफॉर्म करने लगे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशनेट, मतलब आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये लोडिंग पैटर्न यूज करते हो तो शॉर्ट पीरियड के लिए रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप लोडिंग पैटर्न। आपने स्टेयरकेस देखा होगा तो उस टाइप का ये लोडिंग पैटर्न है। दिस मॉडल अलाउज फॉर अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे ओवरलोड करते हैं एथलीट को, और साथ ही में उनको कोई सेशन दे देते हैं अनलोडिंग का। मतलब अगर आप लोड करते रहते हैं तो एक सेशन उनको नीचे गिरा देते हैं, तो क्या होता है उस सेशन में वो रिकवरी कर लेते हैं। तो ये पैटर्न या ये मॉडल को आप ट्रेडिशनल और क्लासिक पीरियडाइजेशन मॉडल भी बोल सकते हैं। तो इनको ऐसा भी नाम दिया गया है। द यूज ऑफ अनलोडिंग और मेंटेनेंस फेजेस अलाउस फॉर रीजनरेशन। मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर आप स्टेप वाइज उनको ग्रो करवा रहे हैं और बाद में एक स्टेप डाउन कर देते हैं तो क्या होता है, वो रीजनरेट हो जाते हैं, वापस उनको रिकवरी का एक पीरियड मिल जाता है। उनका फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और साइकोलॉजिकल रिस्टोरेशन भी दिखेगा, मतलब मेंटली भी एथलीट फ्रेश फील करेगा। बिकॉज वन ट्रेनिंग सेशन इज इनसफिशिएंट। ये पैटर्न ऐसा मानता है कि एक ट्रेनिंग सेशन सफिशिएंट नहीं है मेरा कोई भी अडेप्टेशन करवाने के लिए। तो ये ट्रेनिंग सेशन is insufficient to provoke noticeable physiological or psychological adaptation. It is recommended that same stimulus be repeated over several training sessions. मतलब ऐसा सेम सेशन आप वापस भी उन्हें दे ताकि वो और अच्छे से अडेप्ट कर सके। तो स्टेप लोडिंग पैटर्न ये चीज कहता है। और इसमें हम अलग अलग वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3:1 है, 4:1 है, 2:1 है। So let me show you an example. Yes, this is the example. Training load on y-axis और microcycle on x-axis. तो सबसे पहला example है
कि हमने देखा कि इसमें स्टेप वाइज आप लोड करते हैं, लोड लोड लोड। तो हमने 3 बार एथलीट को ओवरलोड किया और 4th माइक्रोसाइकिल हमने डीलोड कर दिया या अनलोड किया। तो इससे क्या होता है, रिकवरी मिल जाती है एथलीट को और वो वापस अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इसे आप स्टेप लोडिंग बोलते हैं। ये 3:1 का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल 4:1 है कि आपने 4 माइक्रोसाइकिल तक बढ़ाया और 5th माइक्रोसाइकिल में उसको डाउन लेके आए। और ये एग्जाम्पल 2:1 का है जिसमें आपने 2 माइक्रोसाइकिल में बढ़ाया और तीसरे माइक्रोसाइकिल में आपने डाउन लेके आए। तो ये एक्सीलेंट फॉर नोवाइसिस, मतलब जो भी नया नया एथलीट है उनके लिए आप ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। और जनरल प्रिपरेटरी फेज के बिगिनिंग में आप डेफिनेटली ये पैटर्न या ये मॉडल आप यूज कर सकते हैं। और माना जाता है कि एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल पैटर्न है। अब लास्ट पैटर्न या लास्ट मॉडल की हम बात करते हैं, ये है फ्लैट लोडिंग पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि आप 2 माइक्रोसाइकिल्स सेम लोड के रखते हैं और तीसरी माइक्रोसाइकिल आप रिकवरी दे देते हैं। तो दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रिपरेशन फेज एंड कॉम्पिटिटिव फेज इन पावर स्पोर्ट्स। तो ये स्पेसिफिक आप पावर स्पोर्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिक प्रिपरेशन फेज और कंपटीशन फेज में आप यूज कर सकते हैं। The first 2 microcycles create high physiological demand. अब पहली जो 2 माइक्रोसाइकिल्स होगी इसमें वो क्या करता है कि एक अच्छी फिजियोलॉजिकल डिमांड बढ़ाता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये जो हम लोड डिसाइड करेंगे माइक्रोसाइकिल का, वो ऑप्टिमम या मैक्सिमम लोड हम देंगे दोनों माइक्रोसाइकिल्स में एज अ रिजल्ट ऑफ द लोड ऑफ ट्रेनिंग। एंड द थर्ड माइक्रोसाइकिल इज द अनलोडिंग साइकिल। और जो तीसरी माइक्रोसाइकिल होगी वो रिकवरी के लिए होगी और उसे हम अनलोडिंग साइकिल कह सकते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। तो ये दो आपने सिमिलर लोडिंग माइक्रोसाइकिल दिया 1 और 2, और जो तीसरी थी वो अनलोडिंग या डी ट्रेनिंग माइक्रोसाइकिल आपने दे दी। तो इस टाइप की लोडिंग पैटर्न को आप फ्लैट लोडिंग पैटर्न कह सकते हैं। अब स्टेप लोडिंग मॉडल और फ्लैट लोडिंग मॉडल आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं प्रोग्रेसिवली, मतलब एक के बाद एक आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि स्टेप लोडिंग जनरल प्रिपरेटरी के लिए बहुत अच्छा है और फ्लैट लोडिंग स्पेसिफिक और कॉम्पिटिटिव फेज के लिए बहुत अच्छा है। तो लेट अस सी उसका एक एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है जहाँ पे जनरल फेज, जनरल प्रिपरेटरी फेज हमने लिया है, जिसको हमने बांट दिया है जनरल प्रिपरेटरी में और स्पेसिफिक प्रिपरेटरी में। तो जनरल प्रिपरेशन में हमने स्टेप लोडिंग दिया, मतलब धीरे धीरे उनको स्टेप बढ़ाया और चौथे में हमने डी ट्रेनिंग करवा दिया और बाद में हमने फ्लैट लोडिंग करवाया। तो आप ऐसे वे में भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो इनिशियली आप स्टेप लोडिंग दे रहे हैं और बाद में आप फ्लैट लोडिंग दे रहे हैं। So this is one of the variation that you can use in your training plans. So thank you, and I have a question for you all. मेरे पास सभी के लिए एक क्वेश्चन है। अभी आपने जो कुछ भी नॉलेज गेन किया उसे आप जस्ट ट्राई यूजिंग डिफरेंट लोड प्रोग्रेशन मॉडल्स। जैसे हमने 4 अभी प्रोग्रेशन मॉडल्स यूज किए देखे, उसको आप अलग अलग वैरायटी में यूज करके और कितने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये अलग अलग ग्राफ्स दिखाए, आप ऐसे अलग अलग और कितने ग्राफ्स बना सकते हैं, वो बनाकर आप मुझे speedfactory.edu@gmail.com पे भेज सकते हैं। So thank you all, and I'm open for questions now.